चलिए जरा कल्पना करते हैं एक ऐसे समय की जब दुनिया का नक्शा जैसा हम आज जानते हैं वैसा था ही नहीं। उस दौर में ना भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि एक ख्वाब था। सोने की चिड़िया, मसालों की वो खुशबू, रेशम की चमक, एक ऐसा जादुई खजाना जिसका रास्ता दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ था। तो सवाल ये था कि कौन था वो जिसमें तूफानों से टकराने की इतनी हिम्मत थी? वो कौन था जिसने ये ऐलान किया कि मैं समंदर को चीरकर भारत खोज निकालूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए? आज हम उसी जुनूनी खोज की कहानी को समझेंगे। एक ऐसा सफर जिसने सिर्फ दुनिया के नक्शे ही नहीं बदले, बल्कि इंसानियत की किस्मत को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा पर साथ निकलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये धुन सवार ही क्यों हुई। मतलब ये सपना आया कहाँ से? क्यों हर कोई भारत पहुंचना चाहता था? देखिए, बात है 15वीं सदी की और यूरोप एक बेचैन महाद्वीप था। जमीन के रास्ते पर अरब व्यापारियों का कब्जा था और भारत यानी मसालों का वो स्वर्ग उनकी पहुंच से बहुत बहुत दूर था। हालत ये थी कि काली मिर्च की कीमत सोने में तौली जा रही थी और हर बादशाह के दिल में बस एक ही आग जल रही थी। भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता कौन खोजेगा? भारत सिर्फ दौलत नहीं था, वो ताकत और रुतबे की पहचान बन चुका था। सोने की चिड़िया के किस्से, मसालों की वो मदहोश कर देने वाली खुशबू और रेशम की चमक, इन सब चीजों ने मिलकर ना यूरोप के दिल में एक ऐसी प्यास जगा दी थी जो किसी न किसी को तो समंदर के सीने पर उतरने के लिए मजबूर करने वाली थी। और इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए एक शख्स सामने आया। एक ऐसा इंसान जिसकी जिद शायद समंदर की लहरों से भी ज्यादा ताकतवर थी। पुर्तगाल का रहने वाला वास्को द गामा। कहते हैं वो बचपन से ही समंदर की लहरों में दुनिया जीतने का न्योता सुनता था। जब उसने भारत की बेहिसाब दौलत की कहानियां सुनी तो उसके अंदर जुनून की एक ज्वाला सी भड़क उठी। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि जो कोई भी भारत का समुद्री रास्ता खोजेगा वही दुनिया की तकदीर लिखेगा। और बस इसी फौलादी इरादे के साथ वास्को द गामा राजा मैनुअल प्रथम के दरबार में पहुंचा और ऐलान किया, अगर कोई इंसान भारत को खोज सकता है तो वो मैं हूं। राजा ने उसकी आंखों में वो जुनून और वो यकीन देखा और इतिहास के सबसे बड़े सफर में से एक को हरी झंडी दे दी। लेकिन ये कोई आम सफर तो था नहीं। इसकी तैयारी किसी जंग से कम नहीं थी। महीनों तक लिस्बन के बंदरगाह पर 4 बहुत बड़े जहाज तैयार किए गए। अनगिनत महीनों के लिए सूखा गोश्त, नमकीन मछलियां और पत्थर जैसी रोटियां जमा की गईं। उस दौर के अधूरे नक्शे और सितारों का ज्ञान किसी पहेली को सुलझाने जैसा था। और तो और ज्यादातर नाविकों का तो ये मानना था कि दुनिया एक किनारे पर जाकर खत्म हो जाती है। फिर भी गामा के जुनून ने उन्हें मौत के इस सफर पर निकलने के लिए तैयार कर ही लिया। और फिर वो दिन आया, 8 जुलाई 1497। 4 जहाज़ों ने लंगर उठाया और मानो वक्त ने अपनी सांसें थाम ली। वो ऐतिहासिक सफर आखिरकार शुरू हो चुका था। शुरुआत तो एकदम शांत थी, लेकिन जैसे ही जमीन आंखों से ओझल हुई, समंदर ने अपना असली खौफनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। पहाड़ जैसी ऊंची लहरें जहाजों पर टूट पड़तीं, हवाएं चीखती हुई पालों को फाड़ देतीं और नाविकों के दिलों में पहली बार मौत का डर घर करने लगा। इस सफर के दुश्मन सिर्फ लहरें नहीं थीं, स्कर्वी की बीमारी, खत्म होता राशन और एक अनजाना डर, ये सब मिलकर नाविकों का हौसला तोड़ रहे थे। कईयों ने तो गिड़गिड़ाते हुए कहा, वास्को वापस चलो, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन गामा का जवाब हर बार चट्टान की तरह मजबूत होता, हम भारत की दहलीज पर है, पीछे हटना मौत से भी बदतर है। और फिर वो उस जगह पहुंचे जिसका नाम ही नाविकों की रूह कंपा देता था। अफ्रीका का दक्षिणी सिरा, जिसे वो कहते थे केप ऑफ स्टॉर्म्स, यानी तूफानों का अंतरीप। लहरें आसमान छू रही थीं और जहाज तिनकों की तरह डगमगा रहे थे। नाविक तो खौफ से चीख पड़े, बस अब हम नहीं बचेंगे, ये हमारा अंत है। मगर उनके कप्तान का इरादा उस तूफान से भी ज्यादा प्रचंड था। कई दिनों की जानलेवा जद्दोजहद के बाद उन्होंने आखिरकार मौत के उस दरवाजे को पार कर ही लिया। केप को पार करते ही कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलने वाला था, अब जरूरत थी जानकारी की, ज्ञान की। पूर्वी अफ्रीका के तट पर आकर जहाज़ों का बेड़ा रुक गया। यहाँ के सुल्तानों को इन अजनबी लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वास्को समझ गया था कि आगे का रास्ता वो अकेले तय नहीं कर सकता, उसे एक गाइड की, एक मार्गदर्शक की जरूरत है।
और तब मलिंदी के बंदरगाह पर उसकी मुलाकात हुई अहमद इब्न मजीद से, हिंद महासागर का वो सबसे महान और तजुर्बेकार नाविक जिसके पास मानो 2 दुनियाओं को जोड़ने वाली चाबी थी। मजीद ने उन्हें कोई नक्शा नहीं दिया, बल्कि प्रकृति का एक बहुत गहरा राज बताया। उसने समझाया, समंदर से लड़ो मत, उसे अपना दोस्त बनाओ। जब मानसूनी हवाएं अपना रुख बदलेंगी तो यही हवाएं तुम्हें सीधा भारत के तट तक ले जाएंगी। ये वो ज्ञान था जो सदियों से अरब नाविकों की विरासत था, और अब पहली बार ये यूरोप तक पहुंच रहा था। मजीद की रहनुमाई में जैसे ही मानसून की हवाओं ने जोर पकड़ा, जहाज़ों के पाल तन गए और वो रफ्तार से आगे बढ़ चले। अब समंदर दुश्मन नहीं, एक हमसफर बन चुका था। और फिर आई वो सुबह, 20 मई 1498, इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया का भूगोल ही बदल दिया। अचानक हवा में चंदन और मसालों की एक मीठी सी खुशबू घुल गई। दूर से मंदिरों की घंटियों की एक धीमी, पवित्र आवाज सुनाई दी, और फिर क्षितिज पर नारियल के पेड़ों की एक हरी लकीर नजर आई। भारत आ चुका था, कालीकट का तट। थके हारे नाविक अपने घुटनों पर गिर पड़े, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो उस जमीन को चूम रहे थे जिसके लिए उन्होंने मौत को भी मात दे दी थी। यहाँ उन्होंने जो देखा वो उनकी कल्पना से भी कई ज्यादा था। कालीकट के बाजार दुनिया की हर बेशकीमती चीज से भरे पड़े थे, और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति अपने चरम पर थी। वास्को ने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक नया रास्ता नहीं खोजा था, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया से टकराया था जो शायद हर मामले में यूरोप से कई ज्यादा उन्नत थी। इस मुलाकात ने पूरब और पश्चिम के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन इतिहास की कहानियों में अक्सर रोशनी के बाद अंधेरा भी आता है। वास्को द गामा की यात्रा ने यूरोप को भारत के बेशुमार दौलत का एक तरह से नक्शा दे दिया था, लेकिन बहुत जल्द व्यापार की चाहत, लालच और कब्जे की हवस में बदल गई। पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच आए, फ्रांसीसी आए और आखिरकार अंग्रेज आए, और भारत की समृद्धि ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। वास्को के उस एक खोज ने एक दरवाज़ा खोला था, लेकिन उसी दरवाजे से उपनिवेशवाद का वो स्याह दौर भी दाखिल हुआ जिसने भारत को सदियों तक अपनी जंजीरों में जकड़े रखा। ये संघर्ष तब तक चला जब तक आज़ादी की एक नई सुबह नहीं हुई। दुनिया कहती है कि भारत को खोजा गया, पर एक सवाल ये भी है कि क्या भारत सच में कभी खोया हुआ था, या फिर दुनिया को ही उसे देखने और उसका सम्मान करने की नज़र हासिल करने में सदियां लग गईं। भारत सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक विचार है, और विचार कभी नहीं मरते।